कहानी है मुंबई की, मुंबई 3.0 की। क्या होगा ये, कैसा होगा, कहाँ होगा, क्यों इसकी जरूरत पड़ रही है। एक बहुत बड़ी रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटी भी है। ऑन द ज्योग्राफी ये किस जगह है, कैसा है, किस रीजन को कवर करेगा। ऑलमोस्ट ग्रीन फील्ड लोकेशंस हैं जिनको इस शहर में जोड़ा गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, वो 4-5 साल 10 साल में पूरा हो जाएगा। जो नवी मुंबई को बनने में 40 साल लगे उतना वक्त आपको नहीं लगेगा। बहुत सारी ऐसी चीजें जिनका हल अगर आपने नहीं निकाला तो फिर 3.0 कागज पे ज्यादा दिखेगा। कि जो भी इस किस्म की प्लानिंग है वो अगले 5-10 साल के लिए नहीं होती, ये अगले 40, 50, 100, 150 साल के हिसाब से तैयार की जाती है। सारे पैमानों पर अगर इसे कस दे तो मुंबई 3.0 आपको कहाँ नजर आता है। रिटर्न की फिजिबिलिटी विल डिसाइड कौन सी लैंड किस प्रायोरिटी के बेसिस पे उसका डेवलपमेंट वैसे ही चालू होगा। हमारे पास एक रोड मैप होना चाहिए कि इतने समय में ऐसे ऐसे और ये बन के तैयार हो जाना है। सबसे बड़ा जो ऑब्स्टिकल आता है वो लैंड एक्विजिशन का ही होता है। 3.0 में अगर मैं निवेशक, घर खरीदार, दुकान लेने वाले इन सब लोगों की बात करूं, कैसे देखें इसको? आप डेवलपमेंट देखिए, क्लस्टर देखिए, डेंसिटी देखिए और प्राइस की प्रोडक्टिविटी देखिए। तो क्या हम मुंबई के लिए किसी राहत की उम्मीद करें इस मुंबई 3.0 से? मुंबई से मुंबई 2.0 से मुंबई 3.0 का कनेक्शन कैसे बनेगा, सारी जो कामयाबी है वो उस पर निर्भर करेगी। हेलो, वेलकम एंड बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं द रियल एसेट शो। आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट विपिन भट्ट एंड यस, दिस शो इज पावर्ड बाय सिग्नेचर ग्लोबल। तो एक बार फिर से हाजिर है लेकर आपका ये मनपसंद शो, जहां पर आपके अब तो काफ़ी सारे कमेंट्स आने लगे। अब मैं शिकायत नहीं कर सकता, आप अपने फीडबैक्स भी देते हैं और वो हमारे लिए बहुत काम के होते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद, कीप डूइंग दिस गुड वर्क। और हम आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा हर हफ्ते लेकर आते रहेंगे। इस हफ्ते भी आपके लिए कुछ खास है। कहानी है मुंबई की और मुंबई 3.0 की। अब इस कहानी के विस्तार में जाएं उससे पहले अभी इसे क्यों कर रहे हैं या क्यों बता रहे हैं वो आपको बताना ज़रूरी है। वैसे तो ये कहानी मुंबई और उसके आसपास काफ़ी चर्चा में रहती है, लेकिन आप तो देश के किसी भी हिस्से से इसे देख रहे हैं तो आपके लिए थोड़ी सी पृष्ठभूमि बता दूं पहले। तो अभी हाल ही में दावोस स्विट्जरलैंड का एक शहर है जहाँ पर हर साल सालाना तौर पर दुनिया के बड़े अर्थशास्त्री, दुनिया के बड़े बिजनेसमैन, दुनिया के बड़े जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं वो सब जमा होते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं अर्थव्यवस्थाओं के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, और काफ़ी कुछ वहाँ पर आदान प्रदान भी होता है। तो इस साल भी ये हुआ दावोस में और वहाँ पहुंचे थे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और वहाँ पर उन्होंने कुछ MOU साइन किए 30 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के लिए। वैसे तो ये पूरे महाराष्ट्र के लिए थे, लेकिन एक बड़ा फोकस मुंबई या MMR मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन था और वहां पर जिक्र फिर आया एक बार मुंबई 3.0 का। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल तो हर चीज का जो नया वर्जन होता है उसे 2.0, 3.0 कहा जाता है। तो ये मुंबई का थर्ड वर्जन आप मान लीजिए जो कि आने वाला है। अब क्या होगा ये, कैसा होगा, कहाँ होगा, क्यों इसकी जरूरत पड़ रही है, अगर ये 3.0 है तो 2.0 आप किसे कह रहे हैं, ये तमाम सवाल आपके मन में आएंगे और आज उन्हीं का जवाब हम आपको देंगे। और हाँ, एक बहुत बड़ी रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटी भी है। देखिए, मुंबई देश का वैसे ही सबसे बड़ा, सबसे हॉटेस्ट रियल एस्टेट मार्केट है। वहां पर अगर इतनी बड़ी हलचल हो रही है, कहा जा रहा है कि नया का नया शहर बसा रहे हैं, तो फिर तो भाई ये बहुत बड़ी बात है। कब, कैसे, कहां, क्यों, ये सारे सवाल हर किसी के मन में आएंगे। वो रियल एस्टेट को चाहे इन जनरल समझना चाहता हो, चाहे वो एक निवेशक हो, घर खरीदार हो, प्लॉट देखता हो, घर देखता हो, दुकान, मकान, व्हाटएवर। तो ये सारी बात आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो ये तो आपके लिए एक पृष्ठभूमि मैंने तैयार कर दी, एक फॉरवर्ड आपको दे दिया। अब शो की शुरुआत करते हैं और इसके लिए आज हमने दो बेहद खास मेहमानों को आमंत्रित किया है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है गुलाम जिया साहब, सीनियर ED नाइट फ्रैंक इंडिया। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, मुंबई की बात हो, बहुत गहरा और अच्छा नॉलेज आप रखते हैं, तो उनसे हम उनकी राय लेंगे। और साथ में मौजूद है पंकज कपूर साहब, FD लाइसिस फोरस। आप जानते हैं कि इनके पास देश का वो डेटा का पूरा खान है जिसमें से कुछ भी चर्न करके हमें बता सकते हैं कि चीजें इस वक्त कहां कैसी हो रही है, डेटा पे कैसी दिख रही हैं। और ऑब्वियसली आप भी मुंबई से बिलोंग करते हैं, इसलिए आप भी मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर और उसकी ज्योग्राफी का एक अच्छा नॉलेज रखते हैं। तो दोनों के साथ आज हम अच्छे डीप में जाके ये समझेंगे कि मुंबई 3.0 क्या है। शुरुआत में आपसे करता हूं गुलाम साहब। बहुत सारे हमारे ऐसे दर्शक, क्योंकि ये तो पैन इंडिया हमें सब लोग देखते हैं, तो उन्हें मुंबई 3.0 शायद नहीं पता हो कि ये कहां आया, कब आया, कैसे आया। हो सकता है मुंबई या महाराष्ट्र के लोगों को मालूम हो, तो हम तो बेसिक से शुरुआत करते हैं। ये मुंबई 3.0 क्या है? विपिन जी, बहुत शुक्रिया मुझे आपके इस प्लेटफॉर्म पर आमंत्रित करने का, और हमेशा की तरह आज भी बड़ी खुशी होगी आपसे इन सारे मुद्दों पर बात करते हुए।
मुंबई की शुरुआत हो रही है। मुंबई पिछले 56 सालों से मैं देख रहा हूँ। हमने पहला जो इस तरह का इनिशिएटिव देखा था उसे हम नवी मुंबई कहते थे, जो वाशी से शुरू होके फिर इस समय तो फैलता हुआ काफ़ी दूर तक चला गया है। अब आज जब एक और नई मुंबई को बसाने का नया टारगेट चीफ मिनिस्टर ले रहे हैं, तो उसे एक नई टर्म दी गई है 3.0। ओके। और इसके चलते जो नवी मुंबई जिसे हम जानते हैं, जिसे अब तक हम चाहे वो वाशी या जूही नगर, वो सारा जो इलाका था, उसे 2.0 का नाम दे दिया गया है। ओके। तो ये जो 3.0 है, ये एक नया विस्तार है, एक नई एक्सटेंशन है एग्जिस्टिंग मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन का, मुंबई एग्लोमरेशन का। तो इसका मतलब यही है कि जब शुरुआत हुई थी शायद 100-200 साल पहले, जब मुंबई 6 या 7 टापुओं का एक कलेक्शन हुआ करता था, वहाँ से आज जब हम मुंबई 3.0 की बात कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सफ़र है। और आगे चल के, जैसा आप आज इस प्रोग्राम पे कवर करेंगे, हम 3.0 को डिस्कवर करेंगे। राइट। तो मैं दर्शकों की सहूलियत के लिए एक चीज़ बता दूं, जैसे गुलाम साहब ने कहा कुल 200 साल पहले 7-8 टापू थे जिसे अंग्रेजों ने आके रिक्लेम करके, रिक्लेमेशन यानी पानी में बीच में ज़मीन बना के कृत्रिम रूप से उसे जोड़ दिया, तो मुंबई शहर आया। उसके बाद फिर एक टर्म आई, पहली बार शायद मुंबई से ही आई होगी, सबब्स, यानी आपके शहर के बाहरी इलाके, फिर एक्सटेंडेड सबब्स, और वो सब जब सैचुरेट हो गए तो उसके बाद आया नवी मुंबई, जैसे गुलाम साहब ने जिक्र किया। अब उसे हम 2.0 का दर्जा दे देते हैं, और अब जब वो भी सैचुरेट हो रहा है तो ये मुंबई 3.0 का जिक्र आ रहा है। पंकज सर, मुंबई 2.0 या जिसे हम नवी मुंबई कहते हैं, वो शायद मेरे ख्याल से 40-50 साल पुरानी अवधारणा है, और क्रिएट किया गया था कि मुंबई प्रॉपर पे बड़ा लोड हो गया है और उसे डीकंजेस्ट करना चाहते हैं, एक मैग्नेट सिटी बनाना चाहते हैं, और उस तरीके से नवी मुंबई की स्थापना हुई। नवी मतलब नया, मराठी में नवी मुंबई बोल देते हैं उसको, तो नया मुंबई। अब ये उसके बाद एक तीसरा नया। तो मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूं कि 41 साल पहले जो हमें शहर की जरूरत पड़ी, तो क्या उससे हमने वो हासिल कर लिया नवी मुंबई से जो हम करना चाहते थे? क्योंकि उस पर अब बहुत कुछ 3.0 का जवाब, आगे जो डिस्कशन है वो निर्भर करेगा। तो 2.0 क्या सोच के बनाया गया था नवी मुंबई, और क्या उससे वो हासिल हो गया जिसके लिए उसे रखा गया या बनाया गया? इनफैक्ट 2.0 जब उसकी फाउंडेशन रखी गई, तो ये था कि मुंबई को डीकंजेस्ट करना है। मुंबई ऑलरेडी ओवर कंजेस्टेड हो गया था और वहां पे एक सीबीडी बनाने की बात हुई थी। तो इसका शुरुआत हुई थी वाशी और बेलापुर से, और उसके बाद जो है उसका एक्सपेंशन होता रहा। और एक्चुअली अगर हम देखें तो मुंबई 2.0 जो है वो मुंबई के कंजेशन और अनअफोर्डेबिलिटी की वजह से जो है वो एक एक एरिया इवॉल्व होकर के आया, और उसमें 40 साल का वक्त लगा, जो बहुत ज़्यादा वक्त था। अगर हम देखें कि 30 साल पहले बेलापुर एज ए सीबीडी करके प्रोजेक्ट किया गया था, हालांकि वो उस दर्जे को जो है वो अचीव नहीं कर पाया, लेकिन एक अच्छा खासा वक्त लग गया। और उसका कारण ये था कि अगर आप कोई भी एरिया को डेवलप करते हैं और उसको नया सिटी बनाना चाहते हैं, तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और पॉपुलेशन और उसकी डेंसिटी और उसकी इकोनॉमी, सारी चीज़ों के समागम के बाद एक सिटी का कॉन्स्टिट्यूशंस होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लेट हुई, देर से आई। और अगर आप मुंबई 3.0 की भी बात कर लीजिए, तो ये 20 साल पहले लॉन्च हुआ। अगर आप पनवेल के अंदर जो लैंड एक्विजिशंस हुए, जो अगर आप बिल्डर्स वहाँ पे गए, और आज से 20 साल पहले वहाँ पे बड़े बड़े एसईजेड की अवधारणा की गई। ये बोला गया कि वहाँ पे बड़ी बड़ी इकोनॉमी आएगी और एसईजेड आएंगे, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी नहीं होने की वजह से वो सारी चीज़ें नहीं आ पाई। तो 2.0 की एक कहानी ये है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा वक्त लग गया। और 3.0 जो है वो भी 20 साल पहले शुरुआत हुई चीज़ है।
आज उसका वक्त ये आ गया, इसके लिए आ गया क्योंकि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर जो है और वो कनेक्टिविटी जो लेके आ गए, जिससे आज वहाँ पे इकोनॉमी की ग्रोथ की एक फेज पे हम पहुँच गए हैं और इसके लिए हम ये बोलते हैं उसका एक समय आ गया है। राइट कि किसी चीज का वक्त आ गया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी चीज शुरू तो हुई, लेकिन क्या वो सही वक्त पर हुई, ये हमने बहुत ऐतिहासिक रूप से देखा है। और वो चीजें तभी सफल होती है जब उनका टाइम आता है। तो क्या मुंबई 3.0 का टाइम अब आ गया? पंकज जी के हिसाब से तो अवधारणा 20 साल पहले आ चुकी थी, लेकिन टेक ऑफ अब करेगी शायद, और वहां पर ऑलरेडी अच्छा, तो गुलाम साहब, एक, हालांकि पंकज जी ने उसका एक हल्का सा आइडिया दे दिया कि वो कहाँ, लेकिन मैं फिर से आपसे लेना चाहूंगा ताकि दर्शकों को क्लैरिटी रहे कि मुंबई तो सब जानते हैं, नवी मुंबई जो बना वो भी जानते हैं। अब ये मुंबई 3.0, ये मतलब ऑन द ज्योग्राफी ये किस जगह है, कैसा है, किस रीजन को कवर करेगा, कहाँ होगा, कहाँ सिचुएटेड होगा? ये जो नया इलाका है, ये एग्जिस्टिंग जो नवी मुंबई का रीजन है, एयरपोर्ट से और आगे चल के ये जो सारा नया नैना रीजन क्रिएट किया गया था, उसको भी इसमें ऐड करते हुए, और चिरले तक के एक जगह का नाम है चिरले, वहाँ तक पहुँचा हुआ है। ये सारा इलाका जो इस समय अनडेवलप्ड है, पर मेट्रो से आगे बनता है। काफ़ी सारा पनवेल डिस्ट्रिक्ट का भी हिस्सा इसमें शामिल हो जाएगा। तो ये जो नया शहर है, ये काफ़ी नए ऑलमोस्ट ग्रीन फील्ड लोकेशंस हैं जिनको इस शहर में जोड़ा गया है। मैं मतलब जो देख रहा था कल की, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट उसमें शामिल होगा, पेंट का नाम आ रहा है, उरण का नाम आ रहा है, आपने चिरले का नाम लिया। तो ये जो नवी मुंबई का इलाका है, और ये बियॉन्ड, जिसे एयरपोर्ट कहते हैं, जहाँ एयरपोर्ट बन गया, अब वहां पर सी लिंक भी आ गया, और उसके आगे का जो भी अनडेवलप्ड इलाका है वो नया, यानी तीसरा मुंबई बनने जा रहा है। बिल्कुल। अब मैं आपसे कहूं, जैसे जो पंकज जी ने ही एक सवाल किया कि अवधारणा तो 20 साल पहले रख दी गई थी, लेकिन अब एयरपोर्ट को बनने में समय लग गया, सी लिंक को आने में समय लग गया, लेकिन अब जब ये सब कुछ स्टैब्लिश हो गए हैं, और अच्छा, एक चीज हम और देख रहे हैं कि जो महाराष्ट्र सरकार है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर पिछले 4-5 साल में उसने बहुत तेजी से काम किया है। तो जैसा पंकज जी कह रहे थे, क्या अब हम माने कि इसका वक्त आ गया है और अब ये बहुत तेजी से उड़ान भरेगा, या फिर अभी भी, अब सुनने देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वहां पर अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका हल अगर आपने नहीं निकाला तो फिर अभी ये सपना सपना ही रहेगा, 3.0 कागज पे ज्यादा दिखेगा? नहीं, देखिए, ऐसा है कि कोई भी बस्ती बसते बसते बसती है, और यूं समझ लेना कि आपने कोई जादू की छड़ी घुमा दी और एक शहर तैयार हो गया। ये तो सिर्फ फेरी टेल्स में होता है। हकीकत इससे काफ़ी परे, काफ़ी कोसों दूर है। तो चाहे वो 20 साल या 40 साल का अरसा लगे, लेकिन एक नए मकाम, नए शहर को बसाने के लिए उतना वक्त तो दरकार है। अगर आप गौर करें, मैं एग्जांपल यहाँ पर लेना चाहूँगा सिंगापुर की। सिंगापुर एक ऐसा शहर है जहाँ पर ऐसी कंट्री है कि जहाँ पर लैंड लॉक्ड है। ये रेक्लेमेशन करते हैं, और जो रेक्लेमेशन होता है वो अगले 30-40 साल की प्लानिंग से होता है। ओके। तो आप ये समझें कि जो भी इस किस्म की प्लानिंग है वो अगले 5-10 साल के लिए नहीं होती, ये अगले 40, 50, 100, 150 साल के हिसाब से तैयार की जाती है। चूंकि आपने नवी मुंबई का भी जिक्र किया, मुझे याद है जब मैं बचपन में नवी मुंबई का जिक्र सुनता था, आज 50 साल हो चले हैं, अब जाके वो नई बस्ती, यहाँ पर लोग अब खुशी से जाते हैं क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है। तो इसी प्रकार जब आप मुंबई 3.0 का जिक्र कर रहे हैं, इसको बनते काफ़ी अरसा लगेगा। ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो ओवरनाइट तैयार हो जाएगी। और उसके लिए आज जहाँ पर अर्बन प्लानिंग, मास्टर प्लानिंग, डेवलपमेंट प्लानिंग, ये सारी चीज़ें आज शुरू हो रही हैं, तो आप ये समझ लें कि अगले 10 साल तक शायद इसे पहला रूप भी आपको 10 साल के बाद ही देखने को मिलेगा। इस दरमियान बहुत सारे जो बैकरूम ड्राइंग, जिसे बैकरूम प्लानिंग जिसे कहते हैं, इस समय वो सब चल रही है। तो वक्त के चलते आपको ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी। लेकिन अगर आप दूसरी ओर जिक्र करें, अब चूंकि पहले हमने सिंगापुर का तस्करा किया, अब भारतवर्ष की बात कर लेते हैं। अमरावती, जो एक नया कैपिटल सिटी आंध्र प्रदेश का इस समय तैयार हो रहा है, ये तकरीबन 10-12 साल से तो एग्जीक्यूशन हो रहा है। अब भी वहाँ पर शायद पिछले साल ही प्रधानमंत्री के इनॉग्रेशन के साथ कुछ सरकारी दफातर वहाँ पर आज रीलोकेट किए गए, मेरा ख्याल है 2 महीने पुरानी बात है।
तो ये कोई भी नया शहर बसाने के लिए काफ़ी अरसा दरकार है। तो ये नहीं है कि हम ओवरनाइट कोई तब्दीली देखेंगे, तो सब्र, थोड़ा शांति बनाए रखना ज़रूरी है। धीमे धीमे ये खुलेगा। और बिल्कुल अगर हम बात कर रहे हैं मुंबई को डीकंजेस्ट करने की, नए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने की, वक्त के साथ होता हुआ दिखाई देगा। राइट। हालांकि एक सवाल है जो मैंने आखिरी के लिए रखा था, अभी भी आखिरी के लिए रखूंगा, यहाँ सिर्फ जिक्र कर रहा हूँ कि नवी मुंबई को बनाया था डीकंजेस्ट करने के लिए, लेकिन ऐसा कभी महसूस नहीं होता कि मुंबई डीकंजेस्ट हुआ उससे। नवी मुंबई अपने आप में बस की एक अलग जगह बन गई, लेकिन मुंबई में कोई डीकंजेशन आया, उस पर थोड़ा आखिरी में जाते हैं कि वो क्यों। हाँ, नवी मुंबई भी डीकंजेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी उतना ही कंजेस्टेड हो गया, इसीलिए आपको मुंबई 3.0 की जरूरत महसूस हो रही है। पंकज जी, जैसा आपने कहा पहले कि 30-40 साल लग गए और बहुत चीजें लेट होती चली गई। हम ये मानेंगे कि देखिए 40 साल में तो पूरी दुनिया बदल गई। वो अगर आज से 40 साल पहले जिस तरीके से भारत में काम होता था और आज हम जिस तरीके से काम होता हुआ देख रहे हैं, या मुंबई का ही उदाहरण ले लें कि पिछले 5-1 साल में जिस तरीके से यहाँ काम हुआ है, तो नए सिनेरियो में, नई परिस्थितियों में आपको क्या लगता है कितना वक्त लगेगा? नंबर 1। एंड नंबर 2, क्योंकि एक प्लान्ड सिटी होगी। अभी मुंबई की सबसे बड़ी दिक्कत है कि आपको मेट्रो बिछानी पड़ रही है शहर के अंदर, जो कि नेसेसिटी है, तो आपको इतनी तकलीफें जा रही हैं लोगों को, क्योंकि आपने एक बसे बसाए शहर में वो सब कुछ करना है। अब ये आपके पास एक कोरी स्लेट है। क्या अच्छी अर्बन प्लानिंग, हालांकि नवी मुंबई के साथ भी शायद ऐसा ही हुआ था, क्योंकि वहां का अगर आप जाएं नवी मुंबई तो आपको लगता है कि प्लान्ड है, सेक्टर बने हुए हैं, सड़कें हैं, ये हैं वो हैं। क्या इसके लिए और एडवांस अर्बन प्लानिंग, जहां पे पहले पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया जाए और उसके बाद धीरे धीरे वहां पर उसमें प्राण फूके जाएं, यही इसके लिए अप्रोच होनी चाहिए? और वक्त अब 40 साल बाद, क्या वो जो 40 साल लगे अब 4 साल या 5 साल या 10 साल में हो जाएगा? हालांकि जैसा गुलाम साहब ने कहा कि वो वहां पर जो एग्जैक्टली जैसे प्राण प्रतिष्ठा तो आपने कर दी, लेकिन वो सब आते आते समय लगता है, लेकिन फिर भी जो एग्जीक्यूशनल पार्ट है, जो पूरा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, वो 4-5 साल 10 साल में पूरा हो जाएगा। देखिए, बोलने के लिए तो हम कह सकते हैं कि हो जाएगा, लेकिन हमेशा ये देखा जाता है कि अगर गवर्नमेंट कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान करती है, तो वो प्लान के साथ साथ उसमें रेवेन्यू के प्रॉस्पेक्ट्स होना चाहिए और उसकी सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। आप प्लान के हिसाब से तो सोचते हैं कि हमें यहाँ सोशल फैब्रिक बनाना है, तो हमें एक मार्केट क्रिएट करना पड़ेगा, लेकिन मार्केट अगर तभी सस्टेन करेगा जब वहाँ पे एनफ पॉपुलेशन है जिसके बेसिस पे उसकी सस्टेनेबिलिटी आए। तो ये एक एक्चुअली एक 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 कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन है एक सिटी के डेवलपमेंट का, कि आप अगर आप पिछले 20 साल की भी हिस्ट्री भी देख लीजिए और आप ये सोचिए कि हमने जो प्लान्ड एसईजेड बनाए थे वहां पे, वो एसईजेड बने क्यों नहीं? कारण ये था कि उस एसईजेड में एम्प्लॉयबल पॉपुलेशन नहीं थी, क्योंकि ट्रांस हार्बर कनेक्टिविटी नहीं थी। अगर आपकी मुंबई की और नवी मुंबई और पनवेल के रीजन में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं थी कि जो इंडस्ट्री को एम्प्लॉयबल वर्कफोर्स की ज़रूरत है उसको कैटर कर सके, और मुंबई जैसे शहर से उस लोकेशन पे पहुंचने में 2 घंटे 2.5 घंटे का वक्त लगता, तो जो एक थ्रेशोल्ड एक स्पेशल इलास्टिक थ्रेशोल्ड के लिए बैरियर था। और इस कारण से जो है ना वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो 2-3 पैरामीटर हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। हमारे पास एक्सेसिबल मैन पावर होनी चाहिए, इसके लिए आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी होनी चाहिए, और वही इसके लिए मैं बोल रहा हूँ तो ट्रांस हार्बर लिंक एक तरीके का एम्बिकल कॉर्ड की तरीके से एक एक लिंक जो है वहाँ की ग्रोथ के लिए बन के आया है, जिससे आपकी साउथ और सेंट्रल मुंबई और मुंबई की जो पॉपुलेशन 1 करोड़ 20 लाख या 1 करोड़ 40 लाख है, उसके लिए वो एक्सेसिबिलिटी है। साथ में जो गोल्ड लाइन जो बनने वाली है, मेट्रो कनेक्टिविटी, उसका इम्पैक्ट आने वाला है। और जो पॉपुलेशन जो नवी मुंबई की बन के आ गई पिछले 40 और 50 साल के लिए, वो एक बड़ा इंग्रेडिएंट बन के आता है। तो बेसिकली जो एक अगर लोकेशन के ग्रोथ की स्टोरी होती है, उसमें अगर आप देख लीजिए तो इनिशियल क्रिटिकल मास जो पॉपुलेशन डेंसिटी हम बोलते हैं, करीब 4000 स्क्वायर पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, उसको अचीव करने में सबसे ज़्यादा वक्त इनिशियल फेज में लगता है। कि पहला आदमी अगर वहाँ जाता है तो अपनी
अनअफोर्डेबिलिटी या कुछ स्ट्रगल की वजह से वो वहाँ जाके रहता है, तब कुछ लोग आते हैं उसको देखते, थोड़े से शॉप्स चालू होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर आना, सोशल फैब्रिक आना चालू होता है, उसको देखते और लोग इंक्लाइन होते हैं, तो एक क्रिटिकल मास अचीव होता है। ये क्रिटिकल मास जो है बनना बहुत एसेंशियल है एक इकोनॉमी को बनने के लिए। तो नवी मुंबई जो मुंबई 3 एरिया है, इसमें कुछ एक एरिया जहाँ पे डेवलपमेंट के क्लस्टर्स अच्छे आ रहे हैं, जहाँ पॉपुलेशंस की ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स अच्छे आ रहे हैं और जो वेल कनेक्टेड है वहाँ पे आपको ग्रोथ दिखाई देगी। हालांकि ये 600 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जो बहुत वास्ट एरिया है, और जैसा गुलाम ने बोला, बस्ती बसते बसते बसती है। तो मेरे हिसाब से कुछ एरिया में आपको ग्रोथ दिखेगी, लेकिन इसमें एक वक्त लगेगा और एक समय लगेगा। ये ऐसा नहीं है कि आपके पास मैजिकल वैंड है और आप बोलते हैं और आपको कल से वहाँ सिटी का इवोल्यूशन होना चालू हो जाए। हालांकि एक बात आपने जो बोली कि जो नवी मुंबई को बनने में 40 साल लगे, उतना वक्त आपको नहीं लगेगा। और मैं ये नहीं बोलता हूँ कि पूरा 600 स्क्वायर और 650 स्क्वायर किलोमीटर हमारा बस जाएगा। मे भी हम 50 स्क्वायर किलोमीटर और 60 स्क्वायर किलोमीटर अगले 10 साल और 15 साल में बसता हुआ हम देखेंगे। ठीक है, ठीक है। ये एक पर्सपेक्टिव हुआ इसका। अच्छा, अब कुछ भी आपको करना है तो उसके लिए सबसे पहले जिस एक चीज की दरकार होती है वो पैसा है। तो पैसे का भी एक प्रबंध हुआ तो है, जिसका हमने शो के शुरुआत में भी जिक्र किया। जरा हम थोड़ा ग्राफिक के जरिए दर्शकों को बता भी देते हैं एक एक करके। तो दावोस का मैंने जो जिक्र किया था कि वहां पर देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पहुंचे और बड़े बड़े एमओयू का उन्होंने अनाउंसमेंट किया अलग अलग लोगों से। तो वो जो कुल रकम है वो है 30 लाख करोड़ रुपए की, और उसमें मेजॉरिटी ऑफ जो स्पेंडिंग होने वाली है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट और इन चीज़ों पे होने वाली है, जिसमें आप फिर हर तरीके का, चाहे डेटा सेंटर हो, चाहे इंडस्ट्रियल पार्क हो, चाहे वो मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट हो, हर तरह का इंफ्रा और रियल एस्टेट आप होता हुआ देखेंगे। उसमें से मुंबई है, ये मुंबई 3.0 को भी एक बड़ा चंक मिलने वाला है। अलग अलग एमओयू साइन हुए। आरएमजी जो कि एक बड़ी कंपनी है, बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है, उसके साथ करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का एमओयू साइन किया है। एमएमआरडी और सिडको जो दो एजेंसीज हैं डेवलपमेंट करेंगी, और ये बेसिकली रियल एस्टेट, मिक्स यूज टाउनशिप, और ये 10 साल का वक्त इनको दिया गया है ये पूरा पैसा स्पेंड करने के लिए। दूसरा है इनोवेशन सिटी बनाने का प्लान। 3.0 को इनोवेशन सिटी बनाएंगे, और उस इनोवेशन में एआई सेंटर, डेटा सेंटर, टेक हब, और इसके लिए जो करार किया गया है ये टाटा के साथ किया गया। कुल मिला के करीब 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास का ये निवेश होगा, और टाटा के साथ ये करार, इसको भी 10 साल का वक्त दिया गया है। धीरे धीरे स्पेंडिंग आएगी। मुंबई एमएमआर में एक और बड़ा निवेश है जो अब टेक्निकली अगर देखें तो सिर्फ और सिर्फ नवी मुंबई या 3.0 के लिए नहीं होगा, वो पूरे एमएमआर के लिए है। लोडा ग्रुप के साथ है, जिसमें आईटीईएस डेटा सेंटर अगेन उसी थीम पर है। 1 लाख करोड़ रुपए का ये एमओयू है। इसके अलावा पंचशील रियल्टी जो कि एक पुणे बेस्ड कंपनी है, उनके साथ करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए का एमओयू साइन किया है। फिनटेक डिस्ट्रिक्ट बनाने की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का डिस्ट्रिक्ट। इंटीग्रेटेड टाउनशिप भी डेवलप करेंगे इसके अंदर, और कह रहे हैं कि 2.5 लाख से ज्यादा रोजगार पैदा होंगे। और इसके अलावा रहेजा कॉर्प के साथ लगभग 1,000 करोड़ का एमओयू, जिसमें लॉजिस्टिक पार्क्स, एआई, गेमिंग पर फोकस करने वाला पूरा इलाका, या इनोवेशन सिटीज का ये भी हिस्सा होगा। और आईआईएसएम ग्लोबल से भी 72,000 रुपए का करार है। एक खबर आपने कुछ समय पहले सुनी होगी, सुमितोमो नाम की एक कंपनी जो कि जापान बेस्ड कंपनी है, उसने मुंबई के मार्केट में एंट्री की है। 72,000 करोड़ का निवेश वो करेगी, जिसमें वर्ल्ड क्लास हाई स्ट्रीट डिस्ट्रिक्ट बनाने की बात है। तो बहुत अलग अलग प्लान्स ऑन द पेपर हैं। अब गुलाम साहब देखिए, एमओयू एक ऐसी चीज है जो बड़ी मायावी चीज है। साइन होना अलग बात होता है और उसका एग्जीक्यूशन बहुत अलग बात होता है। बहुत अच्छा लग रहा है ये सारी चीजें। डिफरेंट टाइप ऑफ एमओयूज है, बड़ी रकम है, और फोकस अलग अलग है, मॉडर्न चीजों पर फोकस है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि पहली चीज तो मनी आपको चाहिए। चलिए, आप इससे पैसे का जुगाड़ कर रहे हैं या पैसा ला रहे हैं। दूसरी चीज होगा जो पंकज जी भी जिक्र कर रहे हैं कि किसी भी प्लेस को डेवलप करने के लिए वहां पर रोजगार के अच्छे साधन चाहिए, तभी कोई व्यक्ति आएगा, और जब वो रोजगार करने के लिए आएगा तो उसे बाकी का फैब्रिक चाहिए, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे सोशल फैब्रिक हो। अब इन सारे पैमानों पर अगर इसे कस दे तो मुंबई 3.0 आपको कहां नजर आता है? इजाज़त चाहूँगा आपसे कि थोड़ा विस्तार में बिल्कुल बिल्कुल इस चीज़ का आपके सामने ब्यौरा रखूं। सबसे पहले तो जहाँ पर मुझे एक
दिक्कत सी नज़र आ रही है वो है लैंड एक्विजिशन। ओके। लैंड एक्विजिशन एक ऐसा बड़ा मसला है जो भारतवर्ष में कहीं पर भी तकलीफ दे रहा है, चाहे आप वो रोड्स बना रहे हों, चाहे कोई पावर प्लांट लगा रहे हों, डैम बना रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, आपको लैंड एक्वायर करनी होती है और ज़रूरी नहीं होती कि लैंड सारी की सारी गवर्नमेंट के पास हो। अब ख़ास तौर से जब हम किसी एग्लोमरेशन, हम चूँकि मुंबई का जिक्र कर रहे हैं, मुंबई के आसपास आपको फ्री लैंड मिलना या गवर्नमेंट के पोजीशन में लैंड होना तकरीबन नामुमकिन है। अगर हम जिक्र करते हैं समथिंग लाइक गुड़गांव का, गुड़गांव में सारे एग्रीकल्चर लैंड को लाया गया और उससे एक नया शहर बसा, या फिर अगर हम जो नोएडा का नया एयरपोर्ट बन रहा है उसका जिक्र करें, अगेन लैंड एक्वायर की गई जहां पर एग्रीकल्चर सारे फार्मर्स से लैंड खरीदी गई। अब आ जाते हैं हम मुंबई की तरफ। मुंबई में हमने एक जो तजुर्बा जो बता रहा है कि अगर हम एयरपोर्ट को देख लें, जो नया पनवेल एयरपोर्ट है, या उसके अतराफ के नैना रीजन का जिक्र कर लें, आज भी वो नैना रीजन एक डेवलपमेंट स्टेज पर नहीं पहुंच पाया और उसका सबसे बड़ा कारण है लैंड एक्विजिशन। ओके। लैंड एक्विजिशन एक इतना बड़ा मसला है कि आपको किसी भी प्लानिंग को वो एक्टिवेट करने के लिए कॉन्टिग्यूअस लैंड जिसे कहते हैं, लगातार मतलब बगैर किसी गैप के आपको लैंड चाहिए होती है, और वो तकरीबन नामुमकिन है क्योंकि आजकल जो लैंड कॉम्पनसेशन का रूल है उसके तहत मिनिमम 4 टाइम्स ऑफ सर्कल रेट या रेडी रेकनर रेट का 4 गुना आप रकम देते हो वहाँ के जिनसे आप लैंड ले रहे हो। और जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ता चला जाता है, लैंड बेचने वालों की उम्मीदें बढ़ती चली जाती हैं, 5%, 6%, 8%। अभी अगर मैं जिक्र करूं, नागपुर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट चल रहा है जिसके लिए लोग 9 टाइम्स ऑफ रेडी रेकनर वैल्यू सर्कल रेट मांग रहे हैं। तो मसला अब यहाँ हमारे सामने ये आता है कि ये लैंड जिसका हम जिक्र कर रहे हैं 600 एकड़, इसमें से कितनी लैंड आपके पास अवेलेबल है जिस पे आप कल आपका एक्सकेवेशन करके काम शुरू कर सकते हो। और जो जवाब आएगा वो बहुत ही नाउम्मीद करने वाला जवाब होगा। तो अब आते हैं कि अगला इसका सल्यूशन क्या है। अब ये जो सल्यूशन है इसमें कम से कम गुजरात गवर्नमेंट ने हमारे सामने एक बहुत ही अच्छा रास्ता सबके सामने रखा है। अगर आपको याद हो, टाटा मोटर्स की फैक्ट्री जो वेस्ट बंगाल में कहीं बनने वाली थी, ओवरनाइट वो सानंद में अहमदाबाद के करीब में शिफ्ट हुई और वो लैंड अवेलेबल था। अब सवाल आया कि अवेलेबल कैसे हुआ। उन्होंने जो एक स्कीम वहाँ बहुत ही कामयाबी के साथ जो गुजरात में चलती है उसे लैंड पूलिंग स्कीम कहते हैं। जिसमें गवर्नमेंट को अपफ्रंट पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो इट्स लाइक अ कोऑपरेटिव। अगर आप अमूल का तस्वुर करें कि जहां पर लोग कोऑपरेटिव के तौर पे एक नया कंपनी खोली गई, उसी प्रकार से चाहे वो धुलेरा एक और नया शहर बसाया गया है अहमदाबाद, गुजरात में, अहमदाबाद के करीब, और वहां पर सारे का सारा लैंड पूलिंग के जरिए ये काम हुआ है। तो आप ये थोड़ी देर पहले जो सारी रकम का जिक्र कर रहे थे, 1 लाख यहाँ से, 2 लाख वहाँ से, 5 लाख वहाँ से, अगर आप ये 600 एकड़ जिसका आप जिक्र कर रहे हो और उसको अगर आप 6 टाइम या 8 टाइम रेडी रेकनर वैल्यू या सर्कल रेट से आप मल्टीप्लाई करो तो आप पाओगे ये सारा अमाउंट आपके लिए नाकाफी है उस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए। तो सबसे बड़ा मसला है लैंड का कॉन्सेप्ट। अब तक के कम से कम महाराष्ट्र, वी हैव टू लर्न, हमें गुजरात की कामयाबी की जो किताब है उससे एक वर्क हमें लेना है और इसका सीधा साधा जो असर है वो आपके रेवेन्यूज पर लगना है। क्योंकि आज जिन प्रोजेक्ट का आप जिक्र कर रहे हो, अगर आप लैंड एक्वायर करते चले जाओ तो शायद आपको 10-15 साल तो सिर्फ लैंड एक्विजिशन में लगेंगे, उसके बाद शायद आप नींव रख पाओगे। तो आपने एक बात कही गुलाम साहब की, अगर इसका जवाब पूछने जाएंगे तो नाउम्मीदी होगी। अब चूंकि आपके पास तो बहुत सारा डेटा है, आप यहीं काम कर भी रहे हैं और ये सब कुछ है, तो क्या अभी तैयारी नहीं हुई है उसकी? मुझे नहीं लगता कि इसमें से 5 से 10% हिस्सा भी एक्वायर किया गया है, क्योंकि जहां तक हम नैना रीजन का भी जिक्र करते हैं वहां पे 50% भी एक्वायर नहीं हुआ है, जबकि वो बात करते करते कई सालों हो चुके। यस, और उसका रीजन यही है कि कई सारे फार्मर्स या कई सारे लैंड ओनर्स ऐसे हैं जिनकी उम्मीदें रोज बरोज दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ती चली जाती है और गवर्नमेंट के पास उतना साधन नहीं है कि इतनी बड़ी बड़ी रकम देके उस लैंड को एक्वायर किया जाए, क्योंकि उसके सामने आपको अगले 3-4 साल तक कोई रेवेन्यू आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो ये सबसे बड़ा मसला है इस तरह के किसी भी शहर को आगे बढ़ाने का। और दूसरी तरफ चूंकि हम जिक्र कर रहे हैं अमेज़न या टाटाज या आरएमजी वगैरह का, इन सब के लिए भी सबसे बड़ा मसला ये है कि आप, वंस अगेन मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, जो चीज़ इससे पहले
हैदराबाद में हुई है, वही चीज आज वहां के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू आज आप अमरावती जो नया शहर बसा रहे हैं वहां पर कर रहे हैं। उन्होंने लैंड 1 रुपया पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से टाटास को या इस तरह के लोगों को लैंड दे दी है। ओके ये लैंड पूरी तरह से डिमार्केटेड है। आप जानते हो कि आप इस पे कल बाउंड्री वॉल बना के आप परसों काम शुरू कर सकते हो। ये जो स्टेट ऑफ प्रिपेयर्डनेस है वो उसे समय लगा, लेकिन उस समय के साथ साथ उन्होंने इस चीज को किया है जी। और अगर इसी का जिक्र, चूंकि हम हैदराबाद की बात कर रहे थे, हैदराबाद का जो सारा टर्न अराउंड हुआ था वो भी उस समय जब चंद्रबाबू नायडू साहब ने सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट को लेकर आए थे वो, और इसी तरह तकरीबन फ्री में वो लैंड दी गई थी क्योंकि उनका वो विजन था, उनके पास वो एक कॉन्विक्शन था कि आज से 20 साल बाद वो एक लैंड अगर आज मैं फ्री भी दे दूं तो उसके चलते जो जॉब क्रिएट होगी, जो सोशल लाइफ बनेगी, जो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर तो आता रहेगा, लेकिन सबसे पहले कन्विक्शन, उसको आने के लिए आपको लैंड चाहिए और लैंड को क्लियर लैंड, वही अमेज़न, वही आरएमजी, वही टाटास को अगर आज आप वो लैंड डिमार्केट करके दे पाओ तो आपका प्रोजेक्ट कल शुरू हो पाएगा, वरना अगले 10 साल तक इस पे इसी प्रकार धूल जमती रहेगी। तो ये तो बहुत ही एक इंसाइट है, एक बड़ा। पंकज साहब, मुंबई प्रॉपर जो मुंबई शहर है उसकी तो सबसे बड़ी दिक्कत ही उसके पास लैंड की कमी और उसकी ज्योग्राफी। नवी मुंबई में वो कुछ हद तक सॉल्व होती हुई दिखती है और अब 3.0, लेकिन जैसा पूरा डिटेलिंग यहाँ पे गुलाम साहब ने कहा कि वो लैंड तो है, लेकिन नैना रीजन की बात करें जो कि एयरपोर्ट के आसपास का इलाका है, उसमें ही अभी आधे एक्विजिशन हो पाए जितना कहा गया, और अभी ये मुंबई 3.0 में तो ये जो इतने बड़े बड़े एमओयू हैं, करार हैं, और इनको जब धरती पे धरातल पे उतारना होगा और अगर आपके पास लैंड नहीं है तो फिर वो जिस डिले की आप बात कर रहे थे कि वो 30-40 साल में वो सब लगा, तो क्या वही चीज़ यहाँ पर आशंका पैदा कर देगी कि अगर आपने प्रिपरेशन, बेसिक होमवर्क नहीं किया है तो फिर तकलीफें होंगी? देखिए, मैं इससे डिसएग्री नहीं करूंगा कि लैंड एक्विजिशन एक सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, बट बहुत सारी जो सिटीज़ हैं, चाहे वो दिल्ली हो और मुंबई हो, आई थिंक लैंड पूलिंग सिस्टम उन्होंने इम्प्लीमेंट किया हुआ है यहाँ पे। बट उसके अलावा मेरा एक अपना पॉइंट है ये कि जो एमओयू हुए हैं इसमें से जितने भी जो भी डेवलपर हैं उनके पास ऑलरेडी एक्वायर्ड लैंड है, खुद के पास अपनी खुद की लैंड्स पड़ी हुई हैं, क्योंकि सबकी प्रेजेंस आज के दिन पनवेल और इस रीजन में मुझे दिखती है। और इन लोगों ने ये जो लैंड की एक्विजिशंस की है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और ईयर्स की। हालांकि जो गुलाम की बात है कि अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, रोड बनानी है, उसके लिए जो लैंड एक्विजिशंस की ज़रूरत होगी वो होगी, लेकिन इसका जो ये जो स्प्रेड है, मेरे को ये नहीं लगता कि ये हर पूरा आप 3 साल 4 साल या 10 साल में बना देंगे। आपको ये प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा लैंड का एक्विजिशन रेवेन्यू के पोटेंशियल के और उसकी फिजिबिलिटी के बेसिस के ऊपर डिसाइड होगा, और स्लोली उसका एक्विजिशंस होगा और स्लोली वो बनेगी। और जैसा पहले हुआ वैसे अभी भी होगा। कुछ एक क्लस्टर्स हैं जहाँ पे लैंड एक्वायर हो गई और जहाँ पे प्रोजेक्ट्स का कॉन्सेंट्रेशन बड़ा है, आई थिंक वहाँ से शुरुआत होगी। मैं ये नहीं बोलता कि पूरा 600 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है आप आने वाले 10 साल के अंदर पूरा डेवलप्ड कर देंगे। मे बी आप 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के एरिया से चालू करेंगे और धीमे धीमे उसका एक्सपेंशन होता हुआ दिखाई देगा। तो आप, आई थिंक ये क्लस्टर बेस होएगा। ये ऐसा नहीं है कि होलिस्टिकली लेकर के बना देंगे, क्योंकि आप अगर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट का एक रिटर्न भी होता है, तो रिटर्न की फिजिबिलिटी विल डिसाइड कौन सी लैंड किस वक्त पे कौन से पीरियड में और किस प्रायोरिटी के बेसिस पे डिसाइड होगी और उसका डेवलपमेंट वैसे ही चालू होगा। ठीक है। गुलाम साहब, इसमें आज जब हम 2047 में विकसित भारत की बात करते हैं और इतने बड़े पैमाने पर प्लानिंग है और अभी भी बजट में हम देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना फोकस है और अगेन सारी की सारी चीज़ें बहुत ही मतलब ऑप्टिमिस्टिक वे में फ्यूचर को देख रही कि लंबा प्लान हम कर रहे हैं, तो क्या आज हमारे लिए वक्त नहीं आ गया? अगर हम चाइना का एग्जाम्पल लें, चाइना नियरेस्ट है और वो जिस तरीके से उसने काम किया और हमारी तुलना भी चाइना से ही होती है और चाइना +1 की बात भी आती है, तो अब हमारे पास वो वक्त बीत गया कि जब हम ऐसी चीज़ों में फंसें,
हमारे पास बहुत क्लियर विजन होना चाहिए, हमारे पास एक रोड मैप होना चाहिए कि इतने समय में ऐसे ऐसे और ये बन के तैयार हो जाना है। वहां तो मतलब आप चाइना में तो उदाहरण देखें कि वो उन्होंने बना के रख दिया और उसके बाद वो फिर कितनी सच्चाई नहीं पता मुझे, डिफंक्ड है या काम नहीं हो रहा है या सिर्फ घोस्ट टाउन हो गए या व्हाटएवर, लेकिन जो उनकी रफ्तार है वो काबिले तारीफ है। क्या हम उसका मतलब 100% ना सही, हमें टिपिकल डिफरेंट डेमोक्रेसी है, यहाँ अलग तरीके से काम होता है, कई बार सरकारें बदलने से चीजें रुक जाती हैं या फंस जाती हैं, लेकिन फिर भी हम उसका हाफ तो अचीव कर सकते हैं या दिक्कत है उसमें? विपिन, सबसे बड़ी दिक्कत जो मैं देख रहा हूँ वो जिस सब्जेक्ट पर मैंने चंद मिनटों पहले बात की थी वो है लैंड से ताल्लुक़ रखती हुई, और वही डेमोक्रेसी और ऑटोक्रेसी या उस किस्म के एनवायरनमेंट का सबसे बड़ा फ़र्क है कि जहाँ डिक्टेटरशिप है वहाँ पर आपको किसी फार्मर से अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर हमारी डेमोक्रेसी ने हर उस फार्मर को वो राइट दिया है कि वो इस लैंड को नेगोशिएट करके गवर्नमेंट के हाथ बेचे, इवन इफ उसका आगे चल के फ्यूचर में उन्हें बहुत बड़ा फ़ायदा भी मिलता हो, तब भी उनके हाथ है ये लैंड बेचना। कोर्ट, हमारा सिस्टम, हमारी जुडिशरी बहुत ही अलग सिस्टम है। उसमें अगर आप गौर करें तो आप पाएंगे कि चाहे आप मुंबई 3 ही का क्यों जिक्र कर रहे हो, पिछले कई सालों से जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना सारा काम होते हुए देख रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा जो ऑब्स्टिकल आता है वो लैंड एक्विजिशन का ही होता है। और ऐसा नहीं है कि हमारे पास फंडिंग की या कैपिटल की कमी है, कैपिटल है, लेकिन अगर वैल्यूएशन, अगर आप जिस वैल्यू पर लैंड अक्वायर कर रहे हो वो इतनी ज़्यादा हो चली है कि आपकी प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी ख़त्म हो जाए, तो वो अपने आप में बड़ा चैलेंज देता है। ट्रेन के साथ भी इस तरह के इशू आए। बिल्कुल बिल्कुल, और वो तो चंद एक प्रोजेक्ट जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, इसके अलावा कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो केवल इसीलिए अटक जाते हैं कि लैंड एक्विजिशन नहीं हो पाती। और यहाँ पे एक और दूसरा चैलेंज आता है जिसका जिक्र करना बनता है। अभी फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसी सारे करनाला चेन्नर का जो पूरा डिस्कशन कर रहे हैं, जो नया एरिया है मुंबई 3.0, यहाँ पर अगर आप रेडी रेकनर वैल्यू और लैंड वैल्यूज़ का जिक्र करें तो मुंबई से जो लोगों ने जाके प्राइवेट एक्विजिशंस करना शुरू किया, आप सबसे पहले देखें कि रेडी रेकनर वैल्यू या सर्कल रेट बनता कैसे है। हम और आप जैसा कोई शख्स जाके जब वहाँ पर एक प्राइवेट लैंड एक्वायर करना शुरू करता है तो उससे एक बेस मिल जाता है, और वो बेस फिर फ्यूचर के लिए एक नया रेडी रेकनर वैल्यू बन जाती है। अब हम जैसे लोग, और चूंकि ये एक काफ़ी सारा एम्बिशियस इन्वेस्टमेंट लोगों का होता है कि भाई आगे चल के हम यहाँ पैसे कमाएंगे, तो जो लैंड कल तक 10 लाख रुपए स्क्वायर 10 लाख रुपए एकड़ बिक रही होती है, हम जैसे लोग जाके उसे 20, 25, 30, 40 कर बैठते हैं। और उसके बाद चूंकि वो सर्कल रेट, वो बेस बन जाता है, अब गवर्नमेंट के लिए चैलेंज ये हो जाता है कि आप उसका 4 गुना या 5 गुना या 7 गुना रकम कैसे दे पाओगे, और उतनी रकम देने के बाद क्या वो प्रोजेक्ट फीजिबल होगा। अब इसमें सबसे बड़ा चैलेंज आता है इंफ्रास्ट्रक्चर का। हम उम्मूमन ये गवर्नमेंट से ये शिकवा किए बैठते हैं कि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाता, और अब ये आता है कि शायद ये इंफ्रास्ट्रक्चर अगर पहले बना दें तो वैल्यूएशन इतनी बढ़ जाए कि गवर्नमेंट को लैंड एक्वायर करना नामुमकिन हो जाए। तो आप जिस अटल सेतु का हम इतना छाती ठोक के जिक्र करते हैं कि गवर्नमेंट ने इतना बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, अब आप ये गौर करें कि गवर्नमेंट को उससे कितना रिटर्न मिल रहा है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बना, वहां की सारी प्राइवेट लैंड की वैल्यूज 2 गुना 4 गुना हो गई। अब गवर्नमेंट जब उस लैंड को एक्वायर करना चाहती है किसी और नए प्रोजेक्ट के लिए, चाहे मुंबई 3.0 हो या कोई और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो, अब उनको उसका 4 गुना 5 गुना 10 गुना वैल्यू देना पड़ेगा। हालांकि उस लैंड की वैल्यू के इंप्रूवमेंट का कारण अटल सेतु है जो गवर्नमेंट ने बनाया है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है कि यहाँ पर अब तो मुझे कभी कभी लगता है कि गवर्नमेंट से ये फरियाद करें कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर पहले ना बनाए, क्योंकि फिर आपको ही लैंड एक्वायर करना नामुमकिन हो जाएगा। या फिर ऐसा कोई सिस्टम बने कि इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्विजिशन इस प्रकार हो कि गवर्नमेंट को बहुत हाई वैल्यू ना देनी पड़े लैंड एक्वायर करने की। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इसका हल क्या है गुलाम साहब? या चलिए चाइना का एग्जाम्पल छोड़े, लेकिन जो दुनिया के दूसरे मुल्क हैं, दूसरे देश हैं, वहां पे ये समस्या का कैसे हल होता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये एक बहुत मैं ये नहीं कहता कि ये इंडिया भारतवर्ष का ही एक यूनिक एग्जाम्पल है, लेकिन हम जो काफ़ी हद तक पंटिंग करते हैं ना रियल एस्टेट को लेके, हम किसी भी न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, कहीं पर भी इस तरह के 2500, आई एम श्योर आप भी ऐसे कई शोज मैनेज करते होंगे जहां पर लोग पूछते हैं भाई मैं अगला पैसा कहाँ लगाऊं। फिर कोई कह देता है कि भाई अभी करनाला में 3.0 आ रहा है, वहां जाके लैंड खरीदिए। तो ये शख्स जो कुछ नहीं जानता, वहां जाके वो 10 लाख की लैंड 40 लाख में खरीद बैठता है। खत्म, वो सारा सिस्टम ही खत्म हो गया।
तो ये जो मसला है ये हर जगह। अब दूसरी चीज़ है कि पिछले कुछ वर्षों में लैंड एक्विजिशन एक्ट इतना दोभर हो गया है गवर्नमेंट के लिए। आज से कुछ 25 साल 20 साल पहले तक गवर्नमेंट के लिए लैंड एक्वायर करना इतना दोभर नहीं था। लेकिन अब ये जो नया मेथड जो आया है लैंड वैल्यू एक्वायर करने के लिए, ये इतना कॉम्प्लेक्स हो चुका है कि इसमें कई जगह पर तो जिनसे आप लैंड खरीद रहे हो उनकी अगली पीढ़ियों तक को आपको साधन देना पड़ता है कि अगले 2-3 पीढ़ियों तक आप उनको 2-4 जॉब अश्योर करेंगे। ये सारी चीज़ें, ये इतना कठिन हो चला है। यहाँ पर आपका वंस अगेन अगर आप फ़र्क देखें चाइना में और भारत में, यही सबसे बड़ा फ़र्क है, क्योंकि ये एक इक्विटेबल मुल्क है। यहाँ पर हम हर शख्स को पूरा पूरा राइट दे रहे हैं और कहीं जाके वो हमें खुद हर्ट करने लगता है। जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है उसके लिए हमारी जो लोगों का शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव, हर शख्स यही चाहता है कि मेरे 100 रुपए के 500 हो जाएं, 400 हो जाएं, और जाके वो इस सारे इलाकों में लैंड खरीदना शुरू करता है। उससे सारा प्रोजेक्ट अनफीजिबल होता चला जाता है। समस्या जो आपने बताई बड़ी गंभीर है, और अब आपने कुछ राज्यों का पहले उदाहरण भी दिया था, या फिर ये सरकारी नीतियां या जो है उसी पे निर्भर करेगा। आप और हम इसमें सीधा रोल तो प्ले नहीं कर सकते, इस पे चर्चा कर सकते हैं, इसको डिस्कस कर सकते हैं और इस पे से कुछ टेक अवे निकाल सकते हैं। फिर हमारे जो नीति निर्धारक हैं वो इस पर आगे विचार जरूर करेंगे, कर भी रहे होंगे उम्मीद करते हैं। लेकिन आपने जो कहा, मेरा तो अगला प्रश्न ही वो होने जा रहा था। बोला मैं पंकज जी से पूछ रहा हूँ कि पंकज जी, जो हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं हमारे दर्शक, अब वो रियल एस्टेट से जिस भी तरीके से ताल्लुक रखते हो, वो निवेशक हों, घर खरीदार हों, इन जनरल वो रियल एस्टेट को समझना चाहते हो। और देखिए, रियल एस्टेट की तो कहानी ऐसी होती है कि जब कोई चीज़ बिल्कुल अभी कहीं है ही नहीं, आप वहाँ जाके कुछ निवेश करते हैं तो बाद में वो निवेश आपको बहुत अच्छे रिटर्न देता है। तो अब इस 3.0 में अगर मैं निवेशक, घर खरीदार, दुकान लेने वाले, इन सब लोगों की बात करूं तो वो कैसे देखें इसको? इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं। एक एरिया जो डेवलप्ड है, वहाँ पे आप प्राइस की प्रोडक्टिविटी देखिए, डेंसिटी देखिए। और प्राइस की प्रोडक्टिविटी मतलब है आप रेंटल यील्ड से भी आकलन कर सकते हैं, रियल एस्टेट की एक्टिविटी से भी आकलन कर सकते हैं। लेकिन कुछ एक जो एरियाज हैं जहाँ पे अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, प्लॉट्स बिक रहे हैं और डेवलपमेंट से बहुत दूरी है उसकी, इकोनॉमी के कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स नहीं दिख रहे हैं कि आजू बाजू में आने वाले हैं, वहाँ पे आप थोड़ा सोच समझ करके घर खरीदिए। और उसका एक रीज़न है, ऐसा नहीं है कि आपकी वो प्रॉपर्टी में आपको नोशनल एप्रिसिएशन नहीं दिखेगा, लेकिन आप उसको अगर एग्जिट करना चाहेंगे तब आपको घर का खरीदार नहीं मिलेगा बहुत जल्दी। तो जहाँ पे रियल एस्टेट की एक्टिविटी और वहाँ पे एक्टिविटी की डेंसिटी ज़्यादा होती है, वहाँ पे आपका रिप्लेसमेंट और सेलिंग के प्रॉस्पेक्ट्स भी ज़्यादा अच्छे होते हैं। काफ़ी जगह पे लोग बाग ये निवेश सोचते हैं कि सेकंड होम है, मैं एक ज़मीन खरीद के डाल देता हूँ और फिर बाद में मैं मुनाफा कमाऊंगा। अगर आप इस तरीके का कॉल ले रहे हैं तो आप उस एक समय के दरमियान को ध्यान में रख के करिए। ये सोचिए, अगर वो अनडेवलप लोकेशन है और वहाँ डेवलपमेंट आने में अगर 15 साल है तो 15 साल या 20 साल का होराइजन लेके रखिए। ऐसा ना कीजिए कि आप ये सोच रहे हैं कि मैं 5 साल के लिए निवेश करके रखता हूँ, बन के तैयार होगी वो प्रॉपर्टी और जब जैसे ही पोजीशन मिलेगा मैं वहाँ पे एग्जिट ले लूँगा, हालांकि वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है। तो उसको आपको रीसेल करने में जो है इम्पैक्ट पड़ेगा। और थोड़ा बहुत जहाँ जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी आपकी इम्प्रूव होती हुई दिखाई दे रही है, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेंसिटी और रेवेन्यू से को रिलेटेड है। अगर आप मुंबई के अंदर भी देख लीजिए तो जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर हाई एंड लोकेशंस और जो हाई रेवेन्यू लोकेशंस हैं वहाँ पे प्रायोरिटाइज गवर्नमेंट वैसे करती है जैसे जैसे जहाँ जहाँ पे डेवलपमेंट के पोटेंशियल्स कम होते हैं और डेंसिटी कम होती है वो आपके लेटर फेज में आते हैं। और यही कारण है कि जो पेरिफेरल रीजन्स हैं वहाँ पे अभी भी मेट्रो के काम धीमे चल रहे हैं और यहाँ पे वो फेज 2, फेज 3 और फेज 4 के अंदर उसकी प्लानिंग की गई है। अभी वो बन के नहीं आई हैं। तो आप डेवलपमेंट देखिए, क्लस्टर देखिए, डेंसिटी देखिए और प्राइस की प्रोडक्टिविटी देखिए। ठीक है गुलाम साहब, आपका कोई इस पर कमेंट, कैसे देखें, कैसे आके? भाई मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि रियल एस्टेट में निवेश करने से बेहतर आप दूसरे साधन पर भी गौर करें, क्योंकि
इस समय रियल एस्टेट साइकिल वो एक पीक तक पहुंच चुका है कि जहां पर आगे चल के शायद आपके निवेश को बहुत हैवी लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। पर अगर मैं थोड़ा इसको बियॉन्ड साइकिल वाली बात कहूं कि मतलब मुंबई 3.0 एक बहुत दूर की कहानी है, आज कुछ छोटी सी एसेट आपकी कल को मतलब एक अच्छे समय में 10, 15, 20, 25 साल कोई रख ले, तो क्या वो सोच सकता है उसके लिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये वहीं पर मैं आ रहा था कि अगर लॉन्ग टर्म अगर फोकस है आपका तो लैंड एक्विजिशन, अभी थोड़ी देर पहले मैं जिसके खिलाफ बहुत जोश के साथ बयान दे रहा था, उस पर दोबारा मैं आना चाहूँगा कि हालांकि एक शॉर्ट टर्म जो आपका इंडिविजुअल ग्रोथ है वो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी गवर्नमेंट के लिए काफ़ी दिक्कतें पैदा कर सकती हैं, लेकिन चूंकि फोकस आपके पर्सनल ग्रोथ का ही है इस समय, तो ऐसे जो छोटे छोटे कई सारे प्रोजेक्ट्स आज ऑलरेडी बन रहे हैं जहां पर डेवलपर्स आपको प्लॉटेड लैंड पार्सल्स मिल रहे हैं, या फिर आप अपने तौर पर भी अगर कोई लैंड खरीद पाओ कहीं अच्छी लैंड देखकर जो एग्रीकल्चर हो, धीमे धीमे आप उसे ट्रांसफ़र करने की क्षमता रखते हो, उसकी कैपेबिलिटी आपके पास है, तो इस तरह की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो तो बहुत हैं, जिसका हम पहले जिक्र कर रहे थे कि अगर 15-20 लाख रुपए एकड़ की लैंड, और रफली ये अंदाज़न इस रेट में इस सारे खित्ते में, इस सारे लोकेशन में आपको इस रेट में लैंड मिल जाएगी, तो 20-25 लाख रुपए पर एकड़ में अगर आपको लैंड इस समय दस्तयाब है, आप उसमें निवेश कर रहे हो, और फिर 10-15 साल 20 साल उसके बाद हो सकता है, जैसा मैंने जिक्र किया था कि अगर गवर्नमेंट एक्वायर करना चाहती है तो शायद 6-7 गुना 8 गुना आपको उस लैंड की वैल्यू मिल जाएगी, तो आपको अपसाइड तो वैसे ही मिल गया, चाहे वो नेशन के इंटरेस्ट में ना हो, लेकिन आपके ज़ाती इंटरेस्ट में तो डेफिनेटली बनता है। राइट, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से उसे वैसा सोचा जा सकता है। पंकज जी, अब देखिए बहुत सारे ऐसे उदाहरण है, फॉर एग्जांपल गिफ्ट सिटी ले लें, हालांकि वो बहुत डिफरेंट एक क्राइटेरिया पे बनने वाली जगह है, वहाँ पे भी मिक्स यूज डेवलपमेंट है, गुजरात में है, इनफैक्ट पीएम मोदी का पेट प्रोजेक्ट था, वो सारी चीज़ें, लेकिन उसने भी अपना एक समय लिया बनने में, अब वो धीरे धीरे उस रूप में पहुंच रही है जैसी वो दिखनी चाहिए, जैसा स्वरूप हम उसका जिक्र करते थे। अब ये जो मुंबई 3.0 है, इसमें भी वो हर तरह की चीज़ की बात कर रहे हैं कि इसे बीकेसी जैसा एक क्लस्टर भी आएगा, अच्छी सारी मॉडर्न एज वाली चीज़ें जिसमें डेटा सेंटर, एआई, ग्राफिक्स, गेमिंग, ये सारी चीज़ें भी आएंगी। तो क्या ये चीज़ एक बिल्कुल नए, जिसका अभी हमें शायद अंदाज़ा नहीं है, वैसा भी कुछ उभर के आ सकता है भविष्य के लिहाज से? क्योंकि एक पूरे ट्रांसफॉर्मेशन में हम जा रहे हैं। मुंबई जो बना वो बाय डिफॉल्ट जैसा बनना था बन गया, नवी मुंबई को हमने थोड़ा प्लान किया, बेहतर किया, तो आज एक अलग स्वरूप में दिखता है, लेकिन ये मुंबई 3.0 इंटायरली अलग होगा। देखिए, 2-3 चीजें हैं। एक तो नेचुरल कोर्स है, वो वहाँ की डेमोग्राफिक, इकोनॉमी और अवेलेबल स्ट्रक्चर के बेसिस के ऊपर होता है कि मतलब जैसे अगर आप बोलते हैं ना कि हर सॉइल से पता चलता है कि वहाँ पे किस तरीके की खेती की जा सकती है, और यही सिटी के कॉन्स्टिट्यूएशन से भी मालूम होता है कि कौन सी इकोनॉमी कहाँ पे प्रॉस्पर हो सकती है। दूसरा पॉइंट ये होता है कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशंस कैसे हैं। जैसे गिफ्ट सिटी को बनाने के लिए अगर हम गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशंस था, जो उन्होंने उसको फ्री ट्रेड लाइक एफआईएफसी की तरीके से जो प्रमोट किया, वो एक बहुत बड़ा एक कैटलिस्ट की तरीके से काम करता है। तो गवर्नमेंट इस तरीके से भी सोच सकती है कि कौन कौन से कैटलिस्ट वो ला करके कौन सी पॉलिसी इंटरवेंशंस के थ्रू जो है वहाँ पे उसको प्रॉस्पर और प्रोग्रेस में हेल्प करे, तो ये होगा। तो इसमें दोनों तीनों चीजें हैं कि अवेलेबल पॉपुलेशन, उसकी डेमोग्राफी, सिटी की कनेक्टिविटी, सिटी का स्ट्रक्चर, व्हाट टाइप ऑफ इकोनॉमी द सिटी इज मेंटेनिंग, और दूसरा गवर्नमेंट के क्या क्या इंटरवेंशंस आ रहे हैं जिसके बेसिस पे जो आप प्रिज्यूम कर रहे हैं इसके इसके सारे इंग्रेडिएंट हैं, तब वो वहाँ पे प्रॉस्पर होनी चालू करती है और प्रोग्रेस करती है। तो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे भी, जैसे आप मिहान की बात कर लीजिए, तो वहाँ पे चीजें नहीं हुई, क्योंकि कारण है कि मिहान का जो डेवलपमेंट था उसमें सबसे ज्यादा आईटी का
का प्रपोर्शन था, ITSEZ का जो है सबसे ज़्यादा GFA एलोकेशन था, जबकि वहाँ पे इंग्रेडिएंट ही नहीं थे इस तरीके की कि IT की इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन आ सके। तो ये सारी चीज़ें हमें सोचनी पड़ेगी। ऐसा मैं हमेशा गिफ्ट सिटी के लिए भी सोचता था कि गुजरात की जगह पे वो नवी मुंबई या फिर पनवेल जैसे रीजन्स में होनी चाहिए थी, क्योंकि मुंबई एक फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट है और उसके लिए वो ज़्यादा पर्याप्त होती। लेकिन गवर्नमेंट की अपने इंटरवेंशंस, उनके पॉलिसी के बेसिस पे उन्होंने उसको इवॉल्व कर दिया और आज के दिन वो रेडी है। तो I'm saying that all these parameter works for making any economies to thrive, but it's a complex subject. राइट, इट्स अ कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट और वो धीरे धीरे ही इवॉल्व होगा, चर्चा उस पर करते रहेंगे। लेकिन मैं खत्म करना चाहूँगा इसे गुलाम साहब उस यक्ष प्रश्न के साथ कि या तो इसका कोई सवाल से लेना देना ही नहीं है कि इससे मुंबई डीकंजेस्ट होगी, वो अपने आप में एक अलग सिटी बनेगी, उसका अपना रहेगा। क्योंकि मुंबई जो हमारा मेन मुंबई है उसको डीकंजेस्ट करना कोई इतना आसान काम नहीं है। उसके लिए कोई तीसरी जगह जाके आप डीकंजेस्ट करने के लिए बनाएंगे तो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ की चीज़ें उठ के वहाँ चली जाएंगी। तो क्या ये संभव है, पहली बात। दूसरी बात, लोग कहते हैं कि नवी मुंबई इसलिए वो चीज़ नहीं कर पाई मुंबई के लिए डीकंजेशन वाली, क्योंकि जो मैग्नेट्स थे वो आपने मुंबई में ही रख लिए, वहाँ को सिर्फ ऐसे ही छोड़ दिया। तो वो मैग्नेट्स तो शायद अभी भी यहीं रहने वाले हैं। तो क्या हम मुंबई के लिए किसी राहत की उम्मीद करें इस मुंबई 3.0 से? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि हम केवल भूतकाल की तरफ देख के फ्यूचर का प्लान नहीं कर सकते। तो अगर ये कहने कि पहले हमने नवी मुंबई में जो किया वो गलत था, अब नहीं होगा, ये मुमकिन है कि इतनी सरलता से ट्रैफिक का सल्यूशन आपको शायद ना मिले। लेकिन इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर जो बहुत गज़ब का काम हुआ है पिछले कुछ सालों में, और आगे चल के जो कनेक्ट्स मुंबई और नवी मुंबई के का सबसे बड़ा इशू नवी मुंबई का ये रहा कि उसका मुंबई से कनेक्ट बहुत ही फीबल सा था, नॉन एग्जिस्टेंट सा था। मुझे याद है एक अरसे तक तो हमारी हार्बर लाइन ट्रेन, और ये मैंने अपनी नौजवानी का जिक्र कर रहा हूँ, वो नवी मुंबई को कनेक्ट भी नहीं करती थी। ये शायद 80s में, लेट 80s में, अर्ली 90s में रेल कनेक्टिविटी हुई। उससे पहले केवल रोड्स थे, और रोड मास ट्रांसपोर्ट के लिए बिल्कुल काफ़ी नहीं है। तो सबसे पहला सबक ये है कि अगर आप कोई भी नया शहर बना रहे हो तो उसको कनेक्ट कैसे करोगे आप एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से। मुंबई से, मुंबई 2.0 से मुंबई 3.0 का कनेक्शन कैसे बनेगा, उस पर सारी जो कामयाबी है वो उस पर निर्भर करेगी। और उस कनेक्शन को, एक और चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है कहना ज़रूरी है कि अगर हम अटल सेतु की तरफ देखते हैं तो वो कोई गारंटी नहीं है कि उसके कारण आपका शहर इंप्रूव होगा, क्योंकि ये सिर्फ शायद टॉप के 2% पॉपुलेशन के लिए अटल सेतु बना है। जो मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हैं, जो रेलवेज हैं, या एक हद तक मेट्रो, मास ट्रांसपोर्ट नहीं बनता लेकिन फिर भी मेट्रो है जो आपके मिडिल क्लास से लोअर मिडिल क्लास उन लोगों को जो केटर करता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है या नहीं, उस पर सारा जवाब उस पर डिपेंड करेगा। क्योंकि कल जब आप मुंबई 3.0 बनाओगे, वहां पर कौन लोग आएंगे और कैसे आएंगे। आपको 80% लोग ऐसे लगेंगे जो कहीं ना कहीं से आके वहां पर आपका नया शहर बनाएंगे। वो कैसे आएंगे, वो एक बड़ा सवाल है। क्या आप उनको रोजाना बसों में, ट्रेनों में, ट्रकों में भर के ले जाओगे, या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा पहले तैयार करोगे बाद में शहर लाओगे? तो ये सारे सवाल हैं, इनका जवाब ढूंढना जरूरी है। अगर आपने वो जवाब ढूंढे बगैर आगे मुंबई 3.0 बनाने की शुरुआत की तो ना तो ये डीकंजेस्ट हुआ था, ना वो होगा। बिल्कुल। तो चलिए, ये आपने बहुत सारे प्रश्न छोड़ दिए खुले, और उनका जवाब जरूर हम ढूंढने की कोशिश रहेगी। तो मुंबई 3.0 चूंकि बड़ा प्रोजेक्ट है और सालों इसको बनने में लगेंगे, तो सिर्फ 1 घंटे की बातचीत से इसे पूरी तरह ना समझा जा सकता है, ना डिकोड किया जा सकता है। लेकिन हाँ, आज आधारशिला, फाउंडेशन जरूर हमने रख दी है। बहुत बहुत धन्यवाद गुलाम साहब आपका, पंकज जी आपका, कि आपने वक्त निकाला। और आज हमने एक हद तक मुंबई 3.0 को समझा, जाना, थोड़ा पास लेकर आए, थोड़ा फ्यूचर में झांकने की कोशिश की, कहाँ पे वो बॉटलनेक्स हो सकते हैं उनको समझा, क्या करने की जरूरत है वो भी विचार हुआ। तो अब आगे धीरे धीरे जैसे जैसे ये चीज आगे बढ़ेगी, इस पर हम अपना विचार कभी नहीं छोड़ेंगे, अपनी ये बातचीत उस पर जारी रखेंगे मुंबई 3.0 पर। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा जरूर बताइएगा, भले ही आप मुंबई या उसके आसपास के निवासी हो या देश में कहीं से भी देख रहे हो, क्योंकि जब ये चीज बनेगी तो ये पूरे देश को इम्पैक्ट करेगी। और
ज़रूर आपके सवाल भी हमें कुछ ही दिनों में मुझे लगता है मिलने शुरू हो जाएंगे प्रॉपर्टी गुरु के अंदर हुए भी। तो और अपने कमेंट से बताइएगा कि क्या इसके बारे में आप जानना, सुनना और समझना चाहते हैं। तो फिलहाल के लिए तो यहीं विराम लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हर हफ्ते हमारे साथ जुड़ते हैं। इस एपिसोड पे भी अपनी राय दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा।